राघव सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अटेंडेंस शॉर्टेज का बहाना बनाकर मुझे और राघव को एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया। हमने जब आगे तफ्तीश की तो पता चला कि जिसने ये हरकत की थी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के लैब असिस्टेंट, वो उस अभिजीत ठाकुर के मामा थे। अब अभिजीत की शर्त ये थी कि उसने मुझे और राघव को अपने रूम पर बुलाया था और हम बहुत ही डर रहे थे, न जाने अपने रूम पर वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब आगे हम दोनों ही तेज कदमों से थर्ड ईयर हॉस्टल की तरफ चलकर जा रहे थे। रास्ते में हम दोनों के ही मन में एक सवाल था कि आखिर वो दुष्ट अभिजीत राघव के साथ करेगा क्या, और राघव के साथ तो जो करेगा वो करेगा, मेरे साथ क्या करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि राघव के मैटर में इतना इंटरेस्ट लेने के कारण वो उसका बदला रकूल से निकाल ले। मैंने रास्ते में एक बार कहा, एक बार शेफाली बॉस से बात कर लेते हैं राघव। राघव थोड़ा इरिटेटेड तो था ही, इस बात पर और चिढ़ बैठा। रकूल, शेफाली बॉस कोई मम्मी नहीं है, हमारी सीनियर है। हर प्रॉब्लम के लिए बच्चे की तरह उसके पास जाकर रोना मुझे तो ठीक नहीं लगता। तेरी तू जाने। मैं चुप हो गया। बात कुछ हद तक सही भी थी। हमारी प्रॉब्लम थी, हमें ही सुलझानी थी, शेफाली बॉस का क्या काम। हम तब तक थर्ड ईयर हॉस्टल में पहुंच चुके थे। बाहर कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। अभिजीत बॉस का रूम कौन सा है? ऊपर सेकंड फ्लोर में 33 रूम नंबर। जी थैंक्स। सुनो, तुम राघव हो ना? वो कुटिल सी हंसी हंसकर बोला। हम चुप रहे। फिर राघव बोला, जी बॉस बताइए। वो लड़का हंसकर बोला, आप जाओ जाओ, इंतजार हो रहा है तुम्हारा बड़ी शिद्दत से। खैर, जैसे तैसे हम दोनों ऊपर पहुंचे। रूम नंबर 33 उस कॉरिडोर का सबसे आखिरी कमरा था। चलते चलते पांव दुख जाएं इतना लंबा गलियारा था। वो रूम नंबर 32 के पास ही एक बेंच लगा रखी थी जिस पर दो लड़के पहले से ही बैठे थे। हमें देखते ही वो दोनों लड़कों ने मुझे रुक जाने का इशारा किया। क्या काम है? अभिजीत बॉस ने बुलाया है। वो तो अंडरस्टूड है भाई, यहाँ पर वही आ सकता है जिसे अभिजीत ने बुलाया हो। ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जहाँ जब जिसकी जो मर्जी हो चलाए। काम क्या है ये बताओ। जी, ये राघव है। हमें, अच्छा, तो तुम हो राघव, एंड यू मस्ट बी रकूल, राइट? आओ आओ भाई, कब से तुम्हारा ही तो इंतज़ार हो रहा है। इसके बगल वाला रूम है 33, अभिजीत का रूम है वो। 2 बार नॉक करना बस, और फिर वेट करना दरवाज़ा खुलने का, ठीक है? जी ठीक है। हम जाने लगे। सुनो, मोबाइल फ़ोन यहीं रख जाओ दोनों, और 100 रुपये दो, हमारी सिगरेट का टाइम हो गया है। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही राघव अपनी जेब से अपना फ़ोन और वॉलेट से 100 रुपये निकाल चुका था। मैं क्या करता, मैंने भी अपना फ़ोन निकाल कर टेबल पर रख दिया और आगे बढ़ गए। मैंने राघव को दबी ज़ुबान में कहा, ये अभिजीत इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर? साले ने एक सिक्योरिटी डेस्क लगा रखी है। पर राघव ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया और 2 बार अभिजीत के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। ठीक 2 बार। और फिर हम इंतज़ार करने लगे। पूरे 3 मिनट के इंतज़ार के बाद फिर वो दरवाज़ा खुला। हम अंदर गए। करीब 7-8 लड़के बैठे थे अंदर। कमरे का नक्शा तो क्या ही बताऊं, एक की जगह 3-3, 4-4 बेड लगे थे। नीचे शराब की 15-20 खाली बोतलें, कोने में पड़ी हॉकी स्टिक्स, डंडे, बेसबॉल बैट्स, लोहे के सरिये, साइकिल की चैन और भी जाने क्या क्या। दीवार पर ट्रेडिशनल लोहे की ढाल और उस पर अटैच्ड लोहे की जंग लगी तलवारें। 3-4 लोग कुर्सियों पर बैठे थे, 1-2 बेड पर, और एक अलग बेड पर बिल्कुल अकेला तकियों का सहारा लेकर राजा की तरह बैठा था वो दुष्ट अभिजीत ठाकुर। भाई, पढ़ाई नौकरी तो मिलती रहेगी, पर असली स्वैग तो हॉस्टल में अभिजीत ठाकुर का ही था। लगता ही नहीं था कि किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कमरा था। ऐसे लगता था जैसे किसी पॉलिटिशियन के लोकल गुंडे के शराब का अड्डा हो। हमें देखते ही अभिजीत एकदम सीधा होकर बैठ गया। हाँ बोलो। हेलो बॉस, आई एम राघव जोशी, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। सुनकर कमरे में एक ठाका गूंज गया। अभिजीत बोला, हाँ राघव, तुझे कौन भूल सकता है भाई, पूरे कॉलेज में फेमस हो गए हो। इस बात पर भी सब एक साथ ठाका लगाकर हंसने लगे। और तुम? रकूल गुप्ता, मानवता के रक्षक, उसके रूममेट। एक ठाका गूंज गया। जी बॉस। तो हेलो कौन बोलेगा? ये बेसिक तमीज़ भी तुम लोगों को हम ही सिखाएं क्या? और फिर तो वो रिकॉर्डेड कैसेट शुरू हो गया। हेलो बॉस, आई एम रकूल गुप्ता, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। बस
बहुत इज्जत दे दी यार तुमने। अभिजीत ने अपनी सिगरेट सुलगाई और फिर बोला, ये बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो? बॉस, वो एडमिट कार्ड रुका दिया गया है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में अटेंडेंस शॉर्ट बता रहे हैं। हम पूरे सेमेस्टर सारी लैब अटेंड किए थे बॉस। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है जो गधी की तरह मुंह उठाकर इधर आ गए? इस बात पर फिर पूरे कमरे में एक बार ठहाका गूंज गया। हमको बहुत बेइज्जती फील हुई यार, पर क्या करते, एग्ज़ाम टाइम था, 2 दिन बाद एग्ज़ाम था और तोते की गर्दन उसके हाथ में थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बॉस, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में जाकर हम लैब असिस्टेंट नीरज ठाकुर से जाकर भी मिले थे। मामा है वो अपना। सिगरेट के लंबे कश लगाकर आगे बोला। वो बोले कि आपसे आकर मिलें, तभी वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए एनओसी देगा नहीं, देंगे। मामा है वो मेरा। एक और सिगरेट सुलगाकर अभिजीत बोला, समझ आया कुछ? इस कॉलेज और इस शहर में अभिजीत ठाकुर से बचकर छिपने का कोई स्थान ही नहीं है दोस्त। समझ में आ गया? हम दोनों ही सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। मुझसे क्या चाहते हो? हकलाते हुए मैं बोला, एग्ज़ाम में बैठने के लिए एनओसी दिलवा दीजिए बॉस। जवाब में एकदम रावण की तरह ठाका लगाकर हंसने लगा अभिजीत। फिर एकदम आंखें लाल करके बोला, मुझसे क्या बोलते हो? बोलो उसे तुम्हारी सगी शेफाली को साली भाई के खिलाफ एंटी रैगिंग का केस लगाएगी। बोलो कहाँ है वो आज? हम चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, एकदम सॉरी बॉस। इस पर एकदम भड़क गया अभिजीत। अंग्रेज चले गए साले, ये सॉरी छोड़ गए। अरे गलती की है तो भुगतो। ये कमरा तुम्हें पूरा साफ करना होगा। झाड़ू पोंछा चकाचक एकदम। सारी शराब की बोतलें बाहर फेंक दो। फिर स्टोव पर हमारे लिए चिकन बनाना है। बोलो कर पाओगे? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना काम तो हमने अब तक की ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। मैं जवाब सोच रहा था कि राघव पूरे कन्विक्शन से बोला, फिर एनओसी मिल जाएगी बॉस? हाँ पक्का मिल जाएगी, अभिजीत ने बोला। मैं जब तक कुछ बोलता तब तक राघव ने झाड़ू उठा ली थी। मैं क्या करता, मैं भी उसकी मदद करने लगा कमरा साफ करने में।